यदि सेवा का जज्बा आपके दिल में हो, तो आपकी व्यस्तता भी कभी आपकी रुकावट नहीं बन सकती। और इसी को चरितार्थ करने हमारे साथ आज हैं करंट यूनियन मेंबर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री बी एल वर्मा जी। डिस्कस करेंगे उनके द्वारा चलाए गए छात्रावास के बारे में, वेलफेयर स्कीम्स के बारे में और कैसे इंडिया 2047 में विश्व गुरु बन सकता है, इस बात के बारे में। सो वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंजॉय द एपिसोड। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने के लिए एंड अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप दो मिनिस्ट्री हैंडल करते हैं, तो सबसे पहले जब भी कोई वेलफेयर स्कीम आती है तो उसकी सफलता और असफलता का आकलन कैसे लगता है, ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखकर या पेपर पे जो आंकड़े हैं उसको देखकर? देखिए, बड़ा सौभाग्य है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की सरकार में उनके सहयोगी के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। और दूसरी बार भारत सरकार में राज्य मंत्री, दूसरी बार मेरे लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, और दूसरा मंत्रालय है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण। तब मैं कहूँगा सामाजिक क्षेत्र की बात आपने कही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं पूरा देश जानता है। जिस तरह से उन्होंने गरीबी से संघर्ष किया है हर मैदान पर, और 2014 में जब देश की जनता ने उन पर भरोसा जताया और आते आते बहुत सारे चैलेंज थे उनके सामने, तो आते आते उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित। इन 12 वर्षों में जिस तरह से गरीबों को, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को जो काम हुआ है, पिछले शायद 55-60 साल कांग्रेस यूपीए के रहे, उसमें काम नहीं हुआ। और माननीय मोदी जी ने यह भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इस देश के विकास में सभी का सामूहिक प्रयास। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल इसको कहा ही नहीं, उसे चरितार्थ करने का काम किया है। आज जिस समय बैंक में खाते खुल रहे थे, जीरो बैलेंस अकाउंट, जिन्हें जनधन अकाउंट कहते हैं, न जाने कितनी पार्टियों के लोगों ने क्या क्या कहा, लेकिन आज अब समझ में आता है कि 57 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं। ये माने मोदी जी की संकल्प शक्ति, और जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति से खाते खुले, आज न जाने कितना पैसा जो केंद्र सरकार का था सीधा वो खातों में सीधा चला जाता है। उदाहरण के तौर पर किसान सम्मान निधि 2000 जाता है तो 2000 का मतलब पूरा 2000 जाता है। एक पैसे के बीच में कटौती कोई कर नहीं सकता। यानी आप देखेंगे तो ये इतना 57 लाख रुपए के 55 लाख रुपए के आसपास रुपया गया है, 55 लाख रुपए के आसपास गया है। ये सारा का सारा रुपया मनी सीधा सीधा बैंक में गया है। इसमें कोई बिचौलिया बीच में नहीं आ सकता, कोई दलाल बीच में नहीं आ सकता। उसी तरह से हमारी सरकार की जो मान्यता रहती है, हम केवल कागजों से नहीं चलते, हम व्यवहारिकता पर चलते हैं, प्रैक्टिकल पर चलते हैं। और वास्तव में जिस तरह से गरीबों के लिए आज 81 करोड़ से भी ज्यादा गरीबों को प्रधानमंत्री किसान, जिस तरह से प्रधानमंत्री जो अन्य योजना है हम देने का काम करते हैं, उसमें आप देखेंगे 81 करोड़, माने प्रधानमंत्री ने कभी अपने परिवार नहीं माना। उन्होंने कहा कि मेरे देशवासी, मेरे परिवारजन। तब मैं कहूँगा कि जिस तरह से वो 81 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देते हैं, उसी प्रकार से हमारे सामाजिक मंत्रालय के द्वारा, चाहे वो दलित हो, चाहे ओबीसी के हो, चाहे सामान्य वर्ग के हो, चाहे दिव्यांगजन हो, सभी के लिए लगातार काम करते हैं। आप देखिए, नर सेवा नारायण सेवा तो सब कहते हैं, लेकिन माननीय मोदी जी ने कहा कि दिव्यांगजन सेवा उससे भी बड़ी सेवा। दिव्यांगजनों का मंत्रालय भी मेरे पास, विभाग मेरे पास है। तब आज दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए जिस तरह से काम किया, एक मुझे याद आता है 2016 में जब कानून में संशोधन किया दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए, उस समय माने मोदी जी ने 7 श्रेणी की केवल दिव्यांगता होती थी, उसके प्रमाण पत्र बनते थे। जो मोदी जी ने 7 नहीं, फीडबैक के लिए 21 तरह की 21 प्रकार की दिव्यांगता के प्रमाण पत्र मिलते हैं। दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण नौकरी में 1% बढ़ाया, 3 से 4 किया। शिक्षा और शिक्षा में 3 से 5% किया। और आज हम कह सकते हैं लगभग 38 लाख दिव्यांगजनों के लिए एडिट योजना के अंतर्गत वो सहायक उपकरण देने से लेकर के उनकी शिक्षा, उनकी स्वास्थ्य, उनकी व्यवस्थाएं, उनको स्वरोजगार की योजनाएं, ये सारा मोदी जी करते हैं। जी, तब मैं कहूँगा मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी
सबका सबका साथ, सबका विकास की बात करते ही नहीं है, पूरी तरह से चलता है। जैसे सोशल जस्टिस जो है वो 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन का एक अविभाजित अंग कह सकते हैं हम, वो बना हुआ है। पर अभी भी इंडिया को क्या चीज अवरोकती है पूरी तरीके से सोशल जस्टिस अचीव करने से? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आप देखें अर्थव्यवस्था हमारी कहाँ थी और कहाँ पहुंचे हैं। जी। सब चीजों में बहुत ही बेहतर सुधार हुए हैं। हम 11वीं अर्थव्यवस्था से चौथी पर पहुंचे हैं, और पीएम साहब ने कोई चौथी तक नहीं, तीसरे कार्यकाल में ही टॉप 3 में पहुंचने का लक्ष्य रखा है, पहुंचेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है, जब मेरे देश की आजादी को 100 साल पूरे 2047 में हो, तो विकसित भारत का संकल्प जो लेकर चले। और उस विकसित भारत के संकल्प को उन्होंने कहा है कि देश के 140 करोड़ लोगों का सभी का योगदान। वो कहते हैं कि मेरे देश के 140 करोड़ लोग जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो मेरा देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब वो काम करने का संकल्प जिनका ऐसा होता है, उन्हें कोई भी कठिनाई रोक नहीं सकती, कोई भी अवरोध उन्हें रोक नहीं सकता। और आज हम कह सकते हैं कि देश का सम्मान और स्वाभिमान जो बढ़ा है, आज दुनिया के देशों में जब माननीय मोदी जी जाते हैं, वहां के देशों से जो सर्वोच्च सम्मान मिलता है, वहां के राष्ट्रपति हो, वहां के प्रधानमंत्री हो, जिस तरह से माननीय मोदी का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, मुझे लगता है वो स्वागत और सम्मान केवल अकेले मोदी जी का नहीं होता है, वो स्वागत और सम्मान 140 करोड़ देशवासियों का होता है। माननीय मोदी जी 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। तब मैं कहूँगा कि दिन प्रतिदिन हर क्षेत्र में लगातार, चाहे हमारी सैन्य शक्ति हो, चाहे व्यापारिक शक्ति हो, या अन्य सामाजिक चीजें हो, सब में लगातार बढ़ाने का काम। आप अगले लोकसभा चुनाव 3 साल में होने वाले हैं, तो आपकी ऐसी इस मिनिस्ट्री की कौन सी 3 प्राथमिकताएं होंगी अगले आने वाले 3 सालों में? देखिए, हमारी प्राथमिकता नंबर 1, 81 करोड़ लोगों के लिए फ्री राशन देने का काम होगा। 2017 से पहले आपने देखा, अखिलेश जी की सरकार थी जी। उत्तर प्रदेश में, जो कम पैसे से राशन गरीब को मिलता था, वो राशन भी नहीं मिलता था। एक राशन का कोटा बढ़ता था तो एक ब्लैक हो जाता। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंगूठा की पास मशीन लगा दी। जब उस गरीब का अंगूठा लग जाएगा तब माना जाएगा राशन आपने दिया। हमने वन नेशन वन राशन की सुविधा कर, एक राशन कार्ड से हम कहीं भी राशन ले सकते हैं। मेरा कोटा यह है, कल को मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, किसी और से ले सकता हूँ। आज मेरे मेंबर 7 है, और 3 मेंबर मेरे यहाँ पर बदायूं में है, 4 मेंबर मेरे हरियाणा में है, देश के किसी कोने में है। वहां जाकर मैं 4 का ले सकता हूँ। इतना ही नहीं, मैं नॉर्थ ईस्ट का भी मंत्री रहा हूँ। पहाड़ी स्टेट, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे आसाम हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे मेघालय हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे नागालैंड हो, माने सारे स्टेट में जो पहाड़ी राज्य हैं, हम आज पहले ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि बॉर्डर का गांव को आखिरी गांव, मैंने प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा आखिरी गांव नहीं, ये देश का पहला गांव है। वाइब्रेंट विलेज के रूप में विकसित करते हैं, और निर्बाध रूप से हमारा मंत्रालय उनके लिए प्रतिमाह फ्री राशन पहुंचाने का काम करता है। ये छोटी मोटी योजना नहीं है। हमने कंप्यूटराइज वजन की मशीन लगा के दी है। वन नेशन वन राशन का जहां प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में हम सीनियर सिटीजन के लिए, हम दिव्यांगजनों के लिए, हम छात्रों के लिए, हम सामाजिक समरसता के लिए जो कदम उठा सकते हैं, पूरी तरह से लगातार काम करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस देश के विकास में सभी का सामूहिक प्रयास, हम 140 करोड़ की आबादी वाला देश, जो सबसे दुनिया में सबसे बड़ा देश आबादी वाला देश है, हम सबको साथ लेकर के हम 2047 में विकसित भारत बनाए, इस संकल्प को लेकर आगे चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि 2029 का जब पड़ाव आएगा, तो हम टॉप 4 में हैं। हम टॉप 3 की अर्थव्यवस्था बनाने के बाद भारत और कहीं आगे होगा। आज आवश्यकता पड़ती है तो हम दुश्मन देशों के लिए 22 मिनट में हमारी सेना दिलाने का काम करती है। हमने ऑपरेशन सिंदूर को देखा, 22 मिनट में जिस तरह से पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को, पाकिस्तान के आतंकवादियों से प्रचित होने वाले, उनको तबाह करने का काम किया। वो भी माननीय प्रधानमंत्री ने 2 बेटियों के लिए श्रेय दिया। और हमको मालूम है वो दोनों बेटी ममता सिंह और दूसरी कर्नल सोफिया। तो मैं कहूँगा कि आज हमारी बेटियां भी कम नहीं है, और महिला आरक्षण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए मैंने प्रधानमंत्री जैसे काम कर रहे हैं। भले ही 27-28 सालों से विरोधी पार्टियों ने महिलाओं के आरक्षण को नहीं होने दिया, महिलाओं के सशक्तिकरण को नहीं होने दिया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी
जिस संकल्प को ले लेते हैं वे करके मानते हैं। और अब जब देश की महिलाएं उनका विरोध का सामना करना पड़ रहा है तो इन पार्टियों को समझ में आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि 2029 तक रास्ते और अच्छे होंगे। और मुझे लगता है 2029 का चुनाव जब परिणाम आएगा तो 2/3 बहुमत का हमारे लिए जनता बहुमत देगी, क्योंकि इन्होंने इस बिल को रोकने का काम किया है। इसलिए जनता लगातार माननीय प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को बढ़ाने का काम करेगी। जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह होती हैं, जैसे आपने राशन की बात करी और बाकी चीज़ों की बात करी, ये कहीं न कहीं आप इतने एक्सपीरियंस है, आपको पता ही होगा कि ये कहीं न कहीं एम्पावरमेंट की जगह डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं कर देती कि जनता अब सरकार पर निर्भर है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है इस चीज़ की, पर कुछ लोग इसकी आड़ में भी काम करते हैं। देखिए, आप संवेदनशीलता पर जाइए। जी, जिस तरह से घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि मेरे घर का कोई मेंबर भूखा न सोए, मैंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के मुखिया है। पूरा देश 140 करोड़ का परिवार है, उनके रहते हुए कोई भूखा न सोवे, इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री को थी। आज माननीय मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित। जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ से भी ज्यादा गरीब जो गरीबी के दलदल में फंसे थे, वो गरीबी के दलदल से बाहर निकल के आए हैं। वो क्यों बाहर निकल के आए हैं? इसलिए जिनको खाने को राशन नहीं मिलता था, माननीय मोदी ने खाने को राशन दिया। जिनके पास पक्की छत नहीं थी, 10 सालों में 4 करोड़ 21 लाख मकान दिए। जिनके लिए शौचालय नहीं थे, 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय दिए। जिनके पास धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला गैस योजना कनेक्शन नहीं था, 10 करोड़ 33 लाख उज्ज्वला योजना कनेक्शन दिया महिलाओं के लिए। इतना ही नहीं, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान है तो 2-2 हजार किसान सम्मान निधि दी। और साथ में हर घर नल से जल और खाने के लिए राशन। जब सब चीज पूरी हो गई तो गरीब गरीबी के दलदल से बाहर आ गया। इसलिए बड़े मोदी जी इस देश में केवल कुछ लोगों के नेता नहीं है, तो 140 करोड़ लोगों के नेता है। इसलिए 25 करोड़ तो गरीबी के दलदल से बाहर निकल कर आए हैं। मुझे लगता है आपकी इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का भी विशेष रोल है। और आज कोई चिंता नहीं है। पहले बरसात अगर हो जाती थी, 4 दिन 6 दिन मजदूरी नहीं मिलती थी, उससे पूछो वो बेचारा घर को राशन कैसे लाएगा, घर कैसे रोड का चूल्हा कैसे जलेगा? ये चिंता किसको हुई? मोदी जी को हुई। मोदी जी। और हमारे कहा जाता है जिसकी फटी न रिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो मोदी की रिवाई फटी है, उन्होंने गरीबी देखी है। वो एक कमरे में सब मेंबर सोते थे, चाय बेचने से लेकर सब काम किया है। तब मैंने प्रधानमंत्री मोदी का सोच, जहां लोगों का सोच जहां तक जाता है ना, माननीय मोदी जी का सोच वहां से शुरू होता है। इसलिए आने वाले टाइम में विकसित भारत का जो संकल्प लिया है मोदी जी ने, निश्चित पूरा। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। और जितना बड़ा कोई चीज़ होती है, उतनी बड़ी उसकी पारदर्शिता पर एक चोट करी जाती है कि हाँ, वो पारदर्शित होगी। टेक्नोलॉजी ने इस ट्रांसपेरेंसी को कितना बढ़ाया है और इस सिस्टम में अभी भी कितनी ट्रांसपेरेंसी और ज़रूरी है लाना? ट्रांसपेरेंसी ने ये बढ़ाया है। 2017 से पहले राशन का कोटेदार जी, घर बैठता था और राशन लेने वाले उसके पीछे भागते थे, हमको राशन दे दो। आज राशन का कोटेदार गरीब के पीछे हाथ फैलाता है। तो मोदी जी ने रास्ते भ्रष्टाचार के बंद कर दिए कि जब अंगूठा लगेगा तभी माना जाएगा। कंप्यूटर की मशीन लगा दी तो 5 किलो तो लेगा तभी माना जाएगा। वो उसके बाद में वो उससे मांगता है, गिड़गिड़ाता है कि हमको आधा किलो दे दो, खर्चे ज्यादा हो गए हैं। ये पारदर्शिता है। तब मैंने मोदी जी बीच में कोई भी नहीं आना चाहते, और साथ में एक वन नेशन वन राशन व्यवस्था की है। तो मैं कह सकता हूं कि सारे भ्रष्टाचार के उपाय बंद कर दिए। और जो सीधा सीधा डीबीटी के माध्यम से, बैंक अकाउंट के माध्यम से, जनधन खातों के अकाउंट के माध्यम से पैसा सीधा जाता है, बिचौलिया देखता रह जाता है, लाभार्थी के पास पैसा पहले पहुंच जाता है। कभी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो विकास के अंतिम छोर पर पहुंचते पहुंचते 15 पैसा पहुंच पाता है। लेकिन ये मोदी जी हैं, उन्होंने कहा कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 के 100 पैसे पहुंचाऊंगा। तो वही टेक्नोलॉजी है। इतना ही नहीं, हमारा FCI ये इसके लिए व्यवस्था करता है राशन पहुंचाने के लिए। हमने जिस तरह से नई हमारी वेबसाइट पोर्टल, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, 1 साल के अंदर हमने रूट को मिनिमाइज करने का काम किया है। जो लेके जाते थे ना, ट्रांसपोर्टेशन का रहता था, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में
एक साल में लगभग हमने 250 करोड़ की बचत की। विचार करें, ये ट्रांसपेरेंसी है। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग व्यवस्थाओं को बनाने के लिए कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए कर रहे हैं। माने मोदी के नेतृत्व में, मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, मेहनत करने के लिए मंत्रियों से कहते हैं न सोऊंगा न सोने दूंगा। दूंगा। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आज 75 प्लस के हो गए हैं। 17 सितंबर को 76 साल पूरे करने वाले हैं। ये देश के 140 करोड़ लोगों की, वो गरीबों की दुआएं उनके साथ हैं। ये तो कहते हैं मोदी तेरी कबर खुदेगी। अरे मोदी जी को तो इतनी ऊर्जा मिलती जा रही है, और मोदी जी को कहीं सर्दी बुखार भी आप नहीं सुनते होंगे। और 76 साल की उम्र में जो 17-18 घंटे काम करते हैं, ये ऊर्जा देश की 140 करोड़ जनता देती। और हमको मालूम है 100 साल की आयु में आदरणीय मोदी जी की माँ इस दुनिया को अलविदा की। हम जैसे मंत्रियों को, बड़े नेताओं के लिए वही रोक दिया, कोई आएगा नहीं। और एक देश का प्रधानमंत्री स्वयं अपने परिवार में जाता है, सामान्य परिवार की तरह से अपने माँ के गमों को दिल में दबाकर और साधारण तरह से उनकी अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार करता है। और मुझे मालूम है उस दिन भी उनके रेलवे के कार्यक्रम लगे थे। राष्ट्र का बेटा राष्ट्र के काम पर वापस लौट के आ जाता है, उस दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली। तो जिस व्यक्ति ने 12 साल में एक भी छुट्टी ना ली, रात तक दिन काम करता हो, वो मोदी जी अकेले अपने लिए नहीं, अपने छोटे से परिवार के लिए नहीं, तो बड़ा परिवार के लिए काम करते हैं। मुझे लगता है कि मेरे नेता की, मेरे देश के प्रधानमंत्री की सोच इतनी व्यापक हो, उनसे हम सबको प्रेरणा लेना चाहिए। और जब हमको कभी लगता है तो सारी थकान दूर हो जाती है, और मोदी को स्मरण करते ही नई ऊर्जा जग जाती है, और हम आगे काम करने के लिए तैयार हों। आप अभी बात कर रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैंने सबका साथ सबका विकास इसलिए, और 81 करोड़ लोगों के लिए हम राशन देते हैं, तो हमने नहीं देखा किस पार्टी का कौन, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, कौन क्षेत्र का है। हमारे यहाँ ना क्षेत्रवाद चलता है, ना जातिवाद चलती है, ना व्यक्तिवाद चलता है। हमारे यहाँ माननीय मोदी के सबका साथ सबका विकास। अब वो मुझे याद है जब यहाँ पर दिनेश कुमार सिंह जी डीएम थे, डीके सिंह, उस समय लाभार्थियों के कैंप लगते थे, वो भी आते थे। तो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता क्या कहते थे, अरे बोले साहब क्या फायदा हुआ, वो सबसे ज्यादा बुरके वाली, सबसे ज्यादा आज ही वही लाभ उठाती है, और पहले भी उनको लाभ मिलता था। तो मोदी जी के दिमाग में वही नहीं है, कौन बुरके वाला है, कौन धोती वाला है, कौन साड़ी वाला है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। जो जिसके लिए हकदार है उसके लिए वो देते हैं। ये सबका साथ सबका विकास ये कहते नहीं है, चरितार्थ करने का काम करते हैं, वो सभी में विश्वास पैदा करने का काम करते हैं। तभी कहते हैं इस देश में आपका भी, इस देश के विकास में योगदान। वो सारे लोग माननीय मोदी के साथ खड़े हैं। इसलिए लगातार मोदी की लोकप्रियता, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, और लगातार जिस तरह से, चाहे हमारा दिल्ली का चुनाव हो, 27 साल से नहीं जीता, सरकार बन गई, जी। हरियाणा का चुनाव हो, उड़ीसा का चुनाव हो, अभी हमने महाराष्ट्र का चुनाव, अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव देखा। ममता दीदी का अहंकार कहाँ था, पश्चिम बंगाल के लिए बांग्लादेश बनाने जा रही थी, लेकिन वहां की जनता ने भी आशीर्वाद दे दिया। तब इसी से ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ये सब परेशान है। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुपति ने कुरमा जोड़ा। मोदी का विरोध करने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं, इनके विचार मेल नहीं खाते, इनकी नीतियां मेल नहीं खाती। लेकिन मोदी, इस देश के लिए सबसे वरदान मोदी है, लेकिन सबसे ज्यादा खराब लोग मोदी लगते हैं। तो इसका ना जमाना नहीं है। तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मोदी जी सबका साथ सबका विकास कहते नहीं है, उसको चरितार्थ करने का। बीजेपी से पहले भी रूलिंग्स आई थी, कांग्रेस उससे पहले भी और उसके बाद भी आएंगी। लेकिन जो गवर्नमेंट का काम होता है वो होता है सर्व करना, जनता के लिए सर्व करना। तो बीजेपी की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं या जो वेलफेयर सिस्टम है वो बाकी गवर्नमेंट से कैसे डिफरेंट है? देखिए पहले क्या था, पहले परिवारवादी पार्टियां होती, एक राजघराने से पार्टी चलती, उनके अंदर ही कोई कैबिनेट पारदर्शिता नहीं होती थी। जो एक परिवार ने क्या दिया वही होता था। मैं कहूंगा जो भ्रष्टाचार के अंबार लगते थे, 4 से 14 का शासन देखिए, जब मानी मनमोहन सिंह की सरकार थी। चलिए मनमोहन सिंह जी आप विचार करिए, देशों में, दूसरे दुनिया देशों में जाते थे क्या सम्मान होता था, जैसे जाते थे वैसे वापस आ जाते थे। लोगों ने मोनी बाबा कहना चालू कर दिए थे। क्यों? कारण क्या था, रिमोट से सरकार चलती थी। और भ्रष्टाचार मालूम है कितने हुए थे? भ्रष्टाचार 11.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार तो उजागर नहीं हुए थे, पकड़े गए।
और छोटे मोटे भ्रष्टाचार नहीं, 40,000 करोड़ 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला। आप विचार करो, 11.5 कितने लोग जल गए थे। तब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने चैलेंज था कि इस भ्रष्टाचार को कैसे हम रोकेंगे, और ये भ्रष्टाचार को रोक दिया। वही भ्रष्टाचारी परेशान है। तब मैं कहूंगा कि हमने जो पुरानी इनकी रूढ़वादी परंपराएं थी और जो भ्रष्टाचार की परंपराएं थी, उनको तोड़ने का काम किया है। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है, और एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए बढ़ रहा है कि हमने सबको साथ लेकर चलने का काम। आजकल जैसे चीजों के बढ़ते दाम मिडिल क्लास को काफी तकलीफ दे देते हैं। अगर आज एक BMW गाड़ी के 20 लाख रुपए बढ़ जाए तो शायद फर्क ना पड़े, पर अगर आज 1 किलो चीनी के 10 रुपए बढ़ जाए तो वो ज्यादा मिडिल क्लास को इफेक्ट करेगा। इस बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आप कौन से मेजर्स बता सकते हैं जो इसको थोड़ा कम कर सकें? देखिए, मैं आपके सामने साक्षात प्रमाण बैठा हूं। जी। मैं किसान का बेटा हूं, सामान्य किसान का, और आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूं। आप विचार करिए, 2014 से पहले स्थिति क्या थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे, मैं किसानों की बात करूं, महंगाई वहीं से स्टार्ट होती है। जी। हमारे यहाँ बाबूजी कल्याण सिंह में राजनीतिक गुरु थे, वो कहते थे देश की खुशहाली का रास्ता गांव गली गलियारे से। वो कहते थे देश का विकास होगा तब, खुशहाल होगा देश तब जब शहर खुशहाल हो, शहर खुशहाल होंगे तब जब गांव खुशहाल होंगे, और जब गांव में खुशहाली होगी तब जब गांव का किसान खुशहाल होगा, और गांव के किसान में खुशहाली होगी तब फसल अच्छी होगी, उपज का मूल्य अच्छा मिलेगा। तब मैं कहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले किसान की तरफ देखा, गरीबों की तरफ देखा। 21,900 करोड़ का कृषि बजट था 2013-14 में, मनमोहन सिंह की सरकार में लास्ट में। माने मोदी जी ने उस बजट को बढ़ाते 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 1,27,000 करोड़ कर दिया, 5 में पाया है। अब विचार करिए, किसान के खेत में लगने वाली यूरिया, लगने वाली DAP, जो मूल्य था आज भी वही है 12 साल में। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यूरिया के दाम नहीं बढ़े। जो रॉ मटेरियल होता है बाहर से आता, जो यूरिया का कट्टा लगभग 2022 का सरकार को पड़ता है, सरकार 250 में देने का काम। जो DAP का कट्टा बोरी 4,000 की पड़ती है, वो करीब 1200-1300 का देने का काम करती है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने, हमने MSP पर रेट बढ़ाने का काम किया, MSP की रेट लगातार बढ़ाए। विचार करिए 2014 में मक्का का भाव क्या था, गेहूं का भाव क्या था, कितना हम दे रहे हैं, लेकिन हमने खाद का पैसा नहीं बढ़ाया। हमने किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए सारी व्यवस्थाएं की है। तब मैं कहूंगा कि महंगाई जितनी बढ़ती है उससे ज्यादा हमने उनके संसाधन बढ़ाने का काम किया है। आज मैंने कहा जो गरीब दलदल में फंसे थे, आज वो गरीबी से दलदल से बाहर निकले हैं। आज उनके बच्चे भी स्कूल में जाके पढ़ते हैं, उन्हें चिंता नहीं है। भाई हम तो सबकी निकल आए, पहले बच्चे लगे रहते, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। आज वो भी स्कूटर लेकर घूमते हैं, आज मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं। तो मैं कहूँगा आज जो भारत लगातार तेजी के साथ में, और आप विचार करो जिन देशों ने हम पर शासन किया, जिन मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, आप विचार करिए जिस दिन टॉप 5 में इंडिया आया, हमारा देश अर्थव्यवस्था में टॉप 5 में आया था, हमें खुशी तो हुई, लेकिन उससे ज्यादा खुशी हुई थी कि जिन अंग्रेजों ने हम पर शासन किया, उनका ब्रिटेन उसको धकेल के पीछे छठे स्थान पे। अब विचार करो, वो अब भारत नहीं है। मैंने बताया कि आज दुनिया देख रही है। आज स्वदेशी केवल स्वदेशी चरखा तक सीमित नहीं है। आज स्वदेशी हमारे प्रोडक्ट, हमारे इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो दुनिया में जाने जाते हैं। और हम इतना ही नहीं, इसमें जो हमारी अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा तो बहुत सारे हमारे सैन्य हथियार स्वदेशी उपयोग हुए, और ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत तो दुनिया ने देखी है, पाकिस्तानी दुनिया ने देखी है। आज दुनिया से डिमांड आ रही है हमारी, वही ब्रह्मोस मिसाइल। तो इसलिए अब भारत केवल लेने वाला नहीं है, देने वाला भी है, निर्यात करने वाला ही नहीं है। अब आयात लगातार बढ़ रहा है, चाहे सेना के क्षेत्र में हो, चाहे खिलौनों के क्षेत्र में हो, चाहे किसी और क्षेत्र में हो। हम हर कीमत पर अर्थव्यवस्था को अच्छी रखने के साथ साथ हम पैरों को स्वावलंबी, किसानों के लिए दलहन वगैरह भी हर वक्त होती है, तो कैसे दलहन में हम आत्मनिर्भर हो, हम स्वदेशी भी हो, हम आत्मनिर्भर भी हो, हम विकसित भारत का संकल्प भी पूरा करें। मैंने प्रधानमंत्री और विकास की बात ही नहीं करते, विरासत की बात भी करते हैं। जो हमारी विरासत है, धरोहर है, उसको भी संभाल के रख रहे हैं, उसको भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
अरे भगवान श्री राम के मंदिर से लेकर के काशी विश्वनाथ के मंदिर से लेकर दुनिया के मंदिरों का जीर्णोद्धार करने से लेकर दुनिया के देशों में हमारी मूर्तियां चोरी होकर चली गई थी, उनको कितनी बड़ी संख्या में लाकर के स्थापित किया जा रहा है। यानी हम केवल हमारी सरकार अपने मोदी के नेतृत्व में विकास ही नहीं करती है, विकास के साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ाती है। इतने साल आपने गवर्नमेंट को दिए, पार्टी को दिए, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे बिगेस्ट लर्निंग आपको क्या मिली इतने सालों से इस पूरी फील्ड में रहकर? देखिए, हमने कभी सोचा नहीं था जी, कि मेरे जैसा सामान्य परिवार का कार्यकर्ता जिसने कभी कोई चुनाव न लड़ा हो, वो भारत सरकार में, वो भी ऐतिहासिक माने प्रधानमंत्री मोदी जी के जो है साथ राज्य मंत्री एक एक बार नहीं दो दो बार। और मुझे लगता है कि ये कभी कभी सोचता हूं तो लगता है कि सच है कि सपना है। और ये सब उनके साथ रह करके काम करने के नए नए अनुभव मुझे नई नई चीजें वो सीखने को मिलती। आज जिस संस्थान में आप यहाँ बैठे हैं, जी, ये शिक्षा का संस्थान, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही थी, उन्होंने कहा कि सबको कोई सेवा का काम अपने हाथों में लेना चाहिए और सब हम अपनी समाज सेवा का काम लेंगे तो देश कहीं से कहीं पहुंच सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमने काम किया है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमने किया। और आज बदायूं में मुझे लगता है कि जो आज संस्थान निःशुल्क सब समाज के बच्चों के लिए, और ये इसमें कोचिंग भी है, इसमें लाइब्रेरी भी है, बुक की लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लाइब्रेरी है, सारी सुविधाएं हैं, काउंसलिंग है। मुझे लगता है ये छोटा मोटा काम नहीं है, जी, मेरे जीवन का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है। जहां से मैंने जितना किया है जी, उसका निचोड़ मैंने यहाँ पर मैंने पाया है। और इसको जितना मैं आगे बढ़ाऊंगा, एक बच्चे दो बच्चे माँ बाप होते हैं ना, उनको पढ़ाना, उनको उनकी खर्चा उठाना, उनके बारे में उनकी सुरक्षा, उनकी सेवा, ये मामूली बात नहीं है। आज इसमें 361 बच्चे सिलेक्टेड 8-9 जिलों से आकर हम पढ़ते हैं जी, सुबह से लेकर रात तक। और हमने विशेष तौर से लड़कियों के 45% इसमें लड़कियां आपने देखी होंगी। जो साधन संपन्न नहीं होते हैं, उनके माँ बाप कैसे बच्चों को बाहर भेजें, उनके लिए कैसे हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो मैं मेरी मेरी टीम पूरे लोग, हमारी हमारी जो टीम है दिल्ली की, जिसमें मुझे IAS अफसर, IRS अफसर, लाइब्रेरियन, IAS कोचिंग चलाने वाले, सबके साथ मिलकर के मुझे लगता है कि जो सरकारों से मैंने सीखा है काम करते करते, जी। आज समाज की सेवा शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मैं अपने और अपने मित्रों के साथ कैसे कर पाऊं, ये मेरा मुख्य लक्ष्य है। और मुझे लगता है इसमें ईश्वर मेरा साथ दे। अगर आज आपको वो एक अपॉर्चुनिटी मिले किसी एक वेलफेयर पॉलिसी को दोबारा से डिजाइन करने की, तो वो कौन सी होगी और क्यों? मैं शिक्षा के क्षेत्र में डिजाइन कर, और शिक्षा के क्षेत्र में जितना मुझे अनुभव आता जा रहा है, जी, मैंने एक बच्चे के भविष्य के साथ जब कुछ बन जाता है ना, तब उससे आप इंटूर है। जी, और मैं कहूंगा कि प्रतिभा है, मैंने कहा कि साधन संपन्न परिवारों में नहीं पैदा होती है। बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं, लेकिन उदाहरण देखना है तो मोदी जी को देख लो, उदाहरण देखना है राष्ट्रपति जी को देख लो, जी, उदाहरण देखना है तो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को देख लो, और देखना है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को देख लो, ज्योतिबाई फुले को देख लो, मदन मोहन मालवीय जी को देख लो। जी। तब मेरा कहना है कि हम अगर किसी क्षेत्र में काम करें, ऐसा करें कि हम रहे न रहे, हमारे न रहने पर भी कुछ यादें रहें, और लोग कहें कि किसी ने गिलहरी के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान किया था, तो BL वर्मा का नाम भी वहां जुड़े। मुझे इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। आपने इतने अच्छे काम किए, इतने बड़े काम किए हैं, तो आप हमको एक क्या एडवाइस देना चाहेंगे युवाओं को इतना बड़ा कुछ करने के लिए? देखिए, मेरा सबसे यही आग्रह रहता है, जी, जब हम जिस योग्य हो, और ये आवश्यक नहीं है समाज सेवा में कि हम कोई संपन्न हो जाएंगे तब समाज सेवा का भाव आएगा। समाज सेवा का भाव किसी भी रूप में किसी व्यक्ति को भी आ सकता है। कई बार आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, एक गरीब है और बेचारा दो रोटी लेकर जा रहा है, और लग रहा है कि मुझसे भी ज्यादा कोई भूखा है, उसकी भूख मिटाता है, उसकी प्यास जी, बुझाता है। ये भी तो समाज सेवा है ना। मेरा कहना है कि हर व्यक्ति जिस रूप में जहां है, वो इस राष्ट्र के बारे में, इस समाज के बारे में चिंतन करे कि मैं, मेरा मनुष्य जीवन है, मैं क्या योगदान दे सकता हूँ, मेरा क्या योगदान हो सकता है। मुझे लगता है सच्चे हृदय से सोच लिया, वही समाज सेवी बन जाएगा। और उसको लगेगा मुझे कहाँ समाज सेवा, किस प्रकार की समाज सेवा करनी है। ये उदाहरण याद आता है
एक बार कोई सज्जन सेठ जी थे, वो एक्सपायर हुए। हमारे गांव की भाषा में कहा जाता है कि नरक और स्वर्ग के द्वार होते हैं, वहां पर कोई लिखा पढ़ी कर रहे हो। सेठ जी बोले, नहीं, मैंने तो बहुत सारे पुण्य के काम किए हैं, मेरे लिए तो स्वर्ग का दरवाजा मिलेगा। तो उन्होंने, नहीं भाई देख रहे हैं सेठ जी, रुक जाओ। अरे साहब क्या देख रहे हो, जीवन भर मैंने पुण्य का काम किया है, समाज सेवा का काम किया है। उन्होंने कहा देख ले फिर भी। तो देखा तो उनके लिए समाज सेवा चढ़ी रही थी। उन्होंने कहा हाँ, एक समाज सेवा का काम किया। मैं क्या? कि समाज सेवा का काम कभी आप जा रहे होंगे तो एक कोई गरीब सड़क किनारे ठंड में सिकुड़ता देखा होगा, तो आप अपना गाड़ी में से कंबल लेकर उड़ा गए होंगे, तब वो आपका चढ़ा हुआ है। बोले मैंने तो इतना प्याऊ लगवाए थे, बगान लगवाए थे, ये। बोले जो लगवाए थे वो तो तुरंत आश्रय लेते रहे, आपके बिना तलवार ताली बजवाते रहे, ये कर दिया सेठ जी ने, ऐसा कर लिया, वो तो वही मिल गया। लेकिन ये काम ऐसा, सेवा का काम ऐसा करो जो जिसको सेवा कर रहे हैं उससे वापसी की उम्मीद न करो। वो पता नहीं कौन है, वो समाज सेवा कहते हैं। मेरे यहाँ इतने बच्चे पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता कौन बच्चा है, कहाँ का है, लेकिन जिस दिन बच्चे का भविष्य बनेगा जाएगा, उस दिन जरूर जाते, उस दिन मैं पूछूंगा। तो इसलिए अगर समाज सेवा का भाव रखना है, स्वार्थ के लिए समाज सेवा न करो, राजनीति के लिए समाज सेवा न करो, के साथ चार वोट मिल जाएंगे मेरे लिए, इसी में ये काम कर रहा हूँ, वहां मैं ये सफाई इसलिए कर रहा हूँ। समाज सेवा करो तो हृदय से करो, किसी बिना किसी स्वार्थ के, वो समाज सेवा मानी जाएगी। तब मेरा कहना है हर व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होकर हम कुछ कर सकते हैं। तो जिन परिस्थितियों में जब आवश्यकता लगे तब बिना स्वार्थ के समाज सेवा करेंगे, उसे मैं सच्ची समाज सेवा करेंगे। बिफोर एंडिंग दिस, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडिया 2047 में विश्व गुरु तब बनेगा जब? देखिए मुझे जो लगता है, जी हमने 2004 से 14 का शासन जब देखा था, तो हमारे देश के नागरिकों की जो भाव था वो निराशा में बदल गया। क्या होगा, लगातार देश की व्यवस्था खराब होती जा रही थी। लेकिन अब जब आदमी प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्ति इस देश को मिला है और उन्होंने संकल्प को, लोग संकल्प लेते हैं अपने कि मैं 2 साल, 4 साल, 80 साल, 90 साल तक करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, 2047 विचार करिए, 2047 में माने मोदी की उम्र 100 साल से ऊपर होगी, होगी नहीं होगी? जी उन्होंने इसलिए नहीं कि मैं करूंगा, उन्होंने मेरा संकल्प पूरा करे। उन्हें देशवासियों में भरोसा है, आज नेतृत्व कर रहे हैं उससे लोग प्रेरित होकर निकलेंगे। तब मैं कहूंगा कि आज जो वास्तव में और सच्चे हृदय से, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोई संकल्प लिया जाता है और सच्चे मन से लिया जाता है, निस्वार्थ भाव से लिया जाता है, उस संकल्प की सिद्धि के लिए भगवान भी ऊपर से उतरकर उसमें सहयोग करने का काम करते हैं। और 2047 तो आज की जो पीढ़ी है, जिसको हम प्रेरणा देने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जो रोजगार मेला लगता है उसमें जाते हो, तुम कहते भी हैं जी कि हम तो कल को ज्यादा उम्र होगी, लेकिन आपकी जब युवा अवस्था आएगी तभी इसको, इस भारत के विकसित भारत देखेंगे। तो विकसित भारत का संकल्प ही नहीं है, ये विकसित भारत का संकल्प पूरे होने वाला संकल्प है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 तक मैं रहा तो मैं भी उस विकसित भारत को देख पाऊं, ऐसी मेरी इच्छा। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस। आपने जो कुछ भी बताया बहुत मीनिंगफुल था, एंड सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि हमें बहुत कुछ जानने को मिला आपसे। सो अपना इतना कीमती समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद।